अच्छा बेटा, आज है 21 दिसंबर 2023 और हम लोग एडएक्सेल फिजिक्स में यूनिट 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है वेव्स, और वेव्स के टॉपिक में पीएमटी की शीट को लेकर हम लोग चल रहे हैं और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर उसी शीट को कंटिन्यू करते हुए आपका बेटा थोड़ा सा हम टेस्ट लेना चाहेंगे, छोटा सा, क्योंकि मैंने आपको यूनिट 1 नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको ये दो फॉर्मूलाज पहले से आते हैं, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो आप मुझे बताएंगे बेटा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? और यंग मॉडुलस बेटा क्या होता है? यंग मॉडुलस क्या होता है? है नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला 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 यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा बताएं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है जी। तो ये तीनों ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पहले से आते हैं, मैंने आपको नहीं पढ़ाए, ठीक, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूले आपको पहले से आते हैं, वरना मैं शायद इसको बोलता कि इसको रहने दें, पर आपको आता है ये पहले से। ठीक है जी, सुनिए। कह रहे हैं अगेन गिटार स्ट्रिंग है, इसको वाइब्रेट करा रहे हैं, और जब बेटा ये वाइब्रेट कर रहा है तो बता रहे हैं कि गिटार के वायर की लेंथ 68 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि टेंशन बताइए, सॉरी एक्सटेंशन बताइए। टेंशन की वैल्यू गिवन है, यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, जब मैं इस सारे गिवन डाटा को बेटा देखता हूँ तो मुझे नजर आता है कि मुझे कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन यानी एक्स। एक्स कैलकुलेट करने के लिए लेंथ गिवन है, लेकिन स्ट्रेन नहीं पता। स्ट्रेन नहीं पता। स्ट्रेन के लिए इन्होंने हमें यंग मॉडुलस दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रेस नहीं पता। स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला है, तो पता ये चला कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो फोर्स होती है वो वायर में एक्सटेंशन की फॉर्म में होती है, टेंशन। सर टेंशन है 93.4, ये टेंशन भी है, ये फोर्स भी है। और जो एरिया है बेटा, वो एरिया है 6.6 एक्सपोनेंट -7। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे स्ट्रेस। तो ये बेटा मैं स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और कैलकुलेटर में बेटा मैंने लिखा 93.4 डिवाइडेड बाय 6.6 एक्सपोनेंट -7। तो ये मेरे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, और एक्सपोनेंट में बेटा ये है 1.41 एक्सपोनेंट 8, और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे पास्कल यानी PA लिख दिया। ये स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेस के बाद बेटा मैं जाऊंगा यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूले में। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का बेटा ये सिंबल होता है, स्ट्रेन का ये सिंबल होता है। यंग मॉड्यूलस हमें गिवन है, तो पहले बेटा मैं स्ट्रेन निकालना चाहूंगा। तो स्ट्रेन बराबर होगा, मैं इंटरचेंज कर रहा हूं इन दोनों वेरिएबल्स को। तो ऊपर आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, स्ट्रेस की वैल्यू है 1.41 एक्सपोनेंट 8। यंग मॉडुलस डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, यंग मॉडुलस है 1.8 एक्सपोनेंट 9। तो आप देखिए बेटा, मैंने स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस की वैल्यू लिखी जो लास्ट पार्ट में कैलकुलेट की हुई थी। यंग मॉडुलस डिनोमिनेटर में आ गया, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग स्ट्रेन। तो देखिए बेटा, कैलकुलेटर में मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ 1.8 एक्सपोनेंट 9 से। तो ये बेटा रिजल्ट आ गया 0.07। अच्छा बेटा, आप मुझे स्ट्रेन की यूनिट बता सकती हैं? यूनिट नहीं होती, बस सही आपने बता दिया, यूनिट नहीं होती, या सम टाइम हम उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इक्वल टू एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ।
और एक्सटेंशन बेटा हमने कैलकुलेट करनी है, तो एक्सटेंशन विल बी स्ट्रेन इनटू लेंथ। स्ट्रेन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इस स्ट्रेन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ लेंथ से। लेंथ है 68 सेंटीमीटर। अगर मैं 68 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो जनाब सेंटीमीटर में इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है जनाब 2.97। इसको मैं 2.97 को 3 भी ले सकता हूँ राउंड ऑफ करके, और एक्सपोनेंट आ रहे हैं -9, तो ये सेंटीमीटर में है। और ये एक्सटेंशन की इतनी छोटी वैल्यू आई है कि देख के डर लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कैलकुलेशन में हमें कोई शक नहीं है। सारे के सारे नंबर आपके सामने बेटा मैंने कैलकुलेटर से चलाए, और कैलकुलेटर से चलाकर आपने ये एक्सटेंशन बेटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज अनचेंज, यानी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे। कह रहे हैं अगर मैं इस स्ट्रिंग को टाइट कर दूं, तो क्वेश्चन ये है कि जब हम स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं तो ऑब्वियसली टाइट करने से टेंशन इंक्रीज हो जाती है। और क्वेश्चन ये है कि जब टेंशन इंक्रीज होगी तो टेंशन इंक्रीज होने से बताइए कि जो इससे साउंड प्रोड्यूस होगी उस साउंड पर क्या अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर क्या अफेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया। ऑल्दो कि पूरा फार्मूला लिखे बगैर भी काम चला सकता था मैं यूं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के साथ। ठीक है जनाब, तो जब आप टाइटनिंग करते हैं स्ट्रिंग को तो इस बात का मतलब ये होता है कि आप टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं। और बेटा अगर टेंशन इंक्रीज हो रही है तो इट विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। और शायद आपको याद हो आईजीसीएसई में पढ़ाते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ना तो साउंड की पिच इंक्रीज हो जाती है, और जब साउंड की पिच इंक्रीज होती है तो साउंड श्रिल हो जाती है। ये मैंने एक्स्ट्रा बातें की हैं, वरना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर मैं इतनी भी बात कर लेता हूँ तो काफी है कि जब मैंने वायर को टाइट किया तो बेटा मैंने टेंशन बढ़ा दी। टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से साउंड की जो पिच है वो पिच भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये लिखना काफी होगा। ठीक है जी। अलबत्ता इस क्वेश्चन का बेटा मैंने आंसर के लिए मार्किंग स्कीम खोल ली है, और मार्किंग स्कीम में मैं देख रहा हूं तो इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है जनाब एक्सटेंशन इज इक्वल टू, हम लोगों ने स्ट्रेन बिल्कुल सही निकाला हुआ है। ठीक है जी, स्ट्रेन हमारा है 0.0786। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन के लिए उन्होंने उसी 68 से उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया है। और जब 68 से मल्टीप्लाई करवाया है 68 से, तो मल्टीप्लाई कराकर मुझे लग रहा है कि मैंने कैलकुलेटर का बटन चलाने में कोई गलती की है। ठीक है ना, इसीलिए मुझे वो नंबर काफी अजीब सा लग रहा था। जरा सुनिए, ये मैंने सबको जीरो कर दिया क्योंकि हमारा स्ट्रेन बिल्कुल सही है। स्ट्रेन है जी 0.0786, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको लेंथ से। लेंथ है 68 सेंटीमीटर, ये 68 से मैंने मल्टीप्लाई करा। देखिए कितना सेंसेबल आंसर आ रहा है, जब भी वो देख के काफी अजीब सा लग रहा था। तो ये वाली जो मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है ना, इसके अंदर शायद मैंने कोई बटन दबाने में गलती की है। खैर इट विल बी 5.34 सेंटीमीटर, और ये एक सेंसेबल आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल सेंसेबल आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा आपको आंसर अजीब सा नहीं लगा था देखने में? कभी आंसर लगे अजीब सा तो डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे तो देख के अजीब सा लगा कि एक्सपोनेंट -9 में दे रहा है, तो इतना छोटा सा एक्सटेंशन तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उसने दो चीजों को मिक्स कर दिया। इसने स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस भी आपसे करा लिया, और फ्रीक्वेंसी पे भी लेकर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डन अर्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोग पहले कर चुके हैं, 15 भी कल कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चन है वो स्टैंडिंग वेव का है, ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडिंग वेव मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे पता है कि आपने स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं, इसलिए अगर मैं आपसे थोड़ी सी बातें पूछूं और वो आपको आती होंगी तो ये सवाल भी मैं आपको करा दूंगा। ये बताइए, स्टैंडिंग वेव में दोज पॉइंट विच अपेयर टू बी स्टेशनरी, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है जनाब। स्टैंडिंग वेव में जो पॉइंट मुझे लगेगा कि रुके में, दीज आर कॉल्ड नोड, ठीक है जी। अच्छा, इस नोड से इस नोड तक आएंगे तो इट इज वन लूप, यहां तक आएंगे टू लूप, यहां तक आएंगे थ्री लूप, ठीक है जनाब। तो एक बात तो पक्की है कि इस डायग्राम में मुझे थ्री लूप्स नजर आ रहे हैं और इन थ्री लूप्स की लेंथ है 66 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और पूरा क्वेश्चन मुझे हर जगह मीटर 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 नजर आ रहा है, तो मुझे 66 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो इट विल बी 0.66 मीटर, ठीक है ना। अब ये थ्री लूप्स की लेंथ इट इज इक्वल टू 0.66 मीटर। अच्छा, जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दी ना, ये ऊपर वेवलेंथ पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लेकर आ जाना चाहिए भाई, सॉरी। थ्री लूप्स इज इक्वल टू 0.66 मीटर। अच्छा बताइए, जहां लूप लिखा हुआ है तो क्या हादिया को ये बात पता है कि लूप किसके बराबर होता है वेवलेंथ की फॉर्म में? वन लूप की क्या वैल्यू होती है वेवलेंथ की फॉर्म में? या नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? नोड से नोड तक का डिस्टेंस कोई फिक्स वैल्यू होती है, जो कि मुझे लगता है आपको नहीं पता है। सोच ले, नोड टू नोड वन लूप की लेंथ क्या होती है बेटा? नहीं, ये होती है हाफ वेवलेंथ, ठीक है जनाब। ये होती है बेटा हाफ वेवलेंथ, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो इट इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ, ठीक है जी। तो नोड से नोड लैम्डा बाई टू होता है, और ये भी याद कर ले, मुझे इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आगे जाकर, इस सवाल में नहीं, कि ये सेंट्रल पॉइंट इट इज कॉल्ड एंटी नोड। तो नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज एंटी नोड, this is node, and this distance will be lambda upon 4, ठीक है। but right now I need only the length of one loop, that is lambda by 2, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये lambda by 2 है तो आप इस lambda by 2 में अब आप lambda को बेटा सब्जेक्ट बना लें, और अब आप lambda को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपको क्या दे देगा? वेवलेंथ दे देगा। तो वेवलेंथ की बेटा वैल्यू आ जाएगी 0.44 मीटर, ठीक है जनाब। और क्योंकि इसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो आप चाहें तो सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो मीटर में भी छोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, कोई यूनिट उसने नहीं लिखी हुई। तो 0.44 मीटर। तो क्या आपको बेटा ये बात समझ में आई कि इस डायग्राम में जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल लेंथ 66 सेंटीमीटर है। इस 66 सेंटीमीटर में थ्री लूप्स बन रहे हैं, ईच लूप हमेशा लैम्डा बाई टू होता है। लैम्डा बाई टू में से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओ, जब आप लैम्डा को सब्जेक्ट बनाओगे, जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.44 मीटर। इट इज द वेवलेंथ, ठीक है बेटा। आदि आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपके पास वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ के बाद आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो, वेवलेंथ पता हो, तो दिमाग में फॉर्मूला आता है जी, हमें फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू एफ लेमडा, v इक्वल टू एफ लेमडा। और जहां लिखी हुई है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए कल से हम लोग एक फॉर्मूला बार बार पढ़ रहे हैं, और वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। इट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। और जब आप अंडर रूट टी अपॉन म्यू करते हो, तो अब आप नोट कीजिए, क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है। टेंशन चाहिए, सर टेंशन है 88.6, लीनियर डेंसिटी चाहिए 4.47 एक्सपोनेंट -3, फ्रीक्वेंसी चाहिए, सर लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई है, लेमडा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब लेमडा डिवाइड करोगे, तो मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लेमडा बल्कि मैंने लिखा है खैर मीटर में, तो इट इज 0.44 मीटर, ठीक।
मैंने मीटर में क्यों लिखा था, क्योंकि बेटा मैंने अगले क्वेश्चन में देखा था सारी की सारी वैल्यूज मीटर में दी हुई हैं, ठीक है ना। हाँ, वरना वो सेंटीमीटर में हो ये मीटर में हो तो खराब कर देगा काम। तो वो मीटर में था, इसलिए मैंने देख के उसको कन्वर्ट डायरेक्ट मीटर में ही किया। अब आप देखिए बेटा सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, आप कैलकुलेटर चलाना जानती होंगी, इसलिए मैं कैलकुलेटर चलाने में टाइम पास नहीं करूंगा। और ख्याल रखिएगा कि हम लोग दिसंबर से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जब दिसंबर से चलते हैं ना, तो एग्जाम में हार्डली हमारे पास 5 मंथ होते हैं, हार्डली, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे पास यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, वो मेरे पास अगस्त से पढ़ रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली यूनिट 1 अभी जनवरी में देके फ्री हो जाएंगे, फिर यूनिट 2 यूनिट 3 उनके पास कोर्स कम होगा। आपके पास कोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें थोड़ा तेज चलना होगा, ठीक है। तो तेज चलने के लिए मैं कैलकुलेशन में कैलकुलेटर नहीं चला रहा, तो बेटा समझाई मैंने आपको पूरी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कल मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, आपसे पूछूंगा, बताइए इंटेंसिटी का फॉर्मूला कल मैंने क्या पढ़ाया आपको, व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। याद नहीं है फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला याद कीजिए। सर इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, या एक और मैंने फार्मूला लिखा था जो इसमें नहीं लग रहा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपको दोनों फॉर्मूलाज आना चाहिए, एनर्जी की फॉर्म में भी बेटा, पावर की फॉर्म में भी, तो याद कर लीजिएगा, ये बार बार आएगा। अच्छा खैर, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर, क्वेश्चन में हो ये रहा है कि मेरे पास एक टॉर्च है, टॉर्च की पावर P है, इससे मैं किसी सरफेस पे लाइट डाल रहा हूँ, लाइट सर्कुलर एरिया पर स्प्रेड हो रही है, इंटेंसिटी बताएं। तो आप कहेंगे सर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है पावर पर यूनिट एरिया, पावर तो इसने दी हुई है, अलबत्ता आप मुझे बताइए सर्कुलर एरिया क्या इसमें से आंसर होना चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल आपने सही बताया, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर पाई आर स्क्वायर है तो बेटा इसका आंसर कौन सा बन गया, डी इसका आंसर बन गया, ठीक है ना, डी इसका आंसर बन गया। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको और तंग करूंगा कि पाई आर स्क्वायर तो आपको पता है सर्कल का एरिया होता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बता सकती हैं आप। और ये आपके कोर्स में है इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं, कभी भी कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा आपसे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हादिया से क्वेश्चन है, बताइए 4 पाई आर स्क्वायर क्या चीज होती है। ये इसका नाम होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक बॉल है, एक स्फेयर है, ठीक है जनाब, और इस स्फेयर के सेंटर पे मैंने एक बल्ब जला दिया, अगर आपने स्फेयर के सेंटर पे बल्ब जला दिया, ये स्फेयर है, और इस स्फेयर के सेंटर पे बल्ब जला दिया, तो जाहिर सी बात है बल्ब से जो लाइट होगी बेटा, वो लाइट पूरे सरफेस, स्फेयर के सरफेस एरिया से पास करेगी। तो स्फेयर का सरफेस एरिया अगर होता ना, तो इसका आंसर बन जाता बी। बी कब बनता, अगर किसी स्फेयर के सेंटर पर मैं एक लैंप जला दूं, तो जो लैंप की लाइट होगी वो क्या करेगी, पूरे स्फेयर के सरफेस एरिया से पास होगी। तो स्फेयर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब हम यूनिट 5 पढ़ाते हैं ना एडेक्सल में, तो वहां पे पढ़ाते हैं ये सूरज की इंटेंसिटी बताएं वगैरह वगैरह, खैर लंबी हो जाएगी, अभी आप सिर्फ जहन में रखें, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर्मूला में वही नजर आ रहा है, लेकिन एक नया टॉपिक नजर आ रहा है जो मुझे नहीं पता कि आपको आता है या नहीं आता है। ये बताइए यूनिट 3 में हम लोग पढ़ाते हैं अनसर्टेनिटी, आपको अनसर्टेनिटी आती है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अनसर्टेनिटी का लफ्ज सुना है या टर्म भी नहीं सुनी आपने, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, लफ्ज सुना हुआ है, लेकिन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना आपको नहीं आती, नहीं आती, ठीक है ना। तो मैं आपको अनसर्टेनिटी अभी इस क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ी सी करा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात नोट कर लेता हूँ कि आपको अनसर्टेनिटी नहीं आती है, अनसर्टेनिटी मैंने आपको अलग से करानी है, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी में अच्छी खासी वेरिएशन है, अलबत्ता अभी काम चलाने वाला काम चलाते हैं। क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी निकालें इन द वैल्यू ऑफ म्यू,
तो पहली बात बताएं, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर म्यू का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये मास पर यूनिट लेंथ है, और इसमें से अगर मैं इसको खाली नोटेशन में लिख लूं तो एम अपॉन एल बन जाएगा। अच्छा जी, आपने कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में सब जगह डेल्टा लगा देते। अनसर्टेनिटी में सब जगह डेल्टा लगा देते। अनसर्टेनिटी में सब जगह डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है। और फॉर्मूले में जितने नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, उन सबको सिंपली ऐड कर लेते हैं। उन सबको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज में अनसर्टेनिटी दी हुई हो, तो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए बताइए मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.4। तो मास के लिए लिखूंगा सिंपल 0.4% प्लस, बताइए लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? सर 0.05%। तो आपको लीनियर डेंसिटी की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, और ये मिल चुकी है, आंसर आ चुका है। अब आप ए बी सी डी में से जरा आंसर देखिए बेटा, आपको कौन सा आंसर मैच करता हुआ नजर आ रहा है? ए, तो ए इसका आंसर है। ठीक है बेटा। और फिर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी एक प्रॉपरली पढ़ाने वाला टॉपिक है, और मैं आपको प्रॉपरली क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन अनसर्टेनिटी आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, मैं ये नोट कर लेता हूँ, मुझे आपको अनसर्टेनिटी भी पढ़ानी है। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो पहली डेमो क्लास पढ़ाई थी, उस डेमो क्लास के अंदर मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जब किसी मीडियम से कोई वेव पास कर रही होती है, तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, तो हर पार्टिकल की मूवमेंट अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल की मूवमेंट को फॉलो करती है। हाँ, तो ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी पढ़ाने के बजाय आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा कि मुझे बताएं एक्स, सिर्फ खाली एक्स की भी बात कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल एक्स है, ये पार्टिकल एक्स के लिए नीचे में से आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो? मैं कुछ भी गाइड नहीं कर रहा आपको जानबूझ के। पार्टिकल एक्स के लिए आप कह रहे हैं डाउन, सही, ये डाउन हो गया। और पार्टिकल वाई के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? वो भी डाउन होगा। तो अगर वो भी डाउन होगा, दोनों डाउन होंगे, तो क्या मैं इसके आंसर को ए लॉक कर दूं? तो हादिया ने लॉक किया है आंसर ए, और इसका आंसर आपका गलत है। ठीक है जी। क्यों गलत है, तो अब हम हादिया से ये बात पूछेंगे। अभी मैंने आपको रूल भी पढ़ाया, दोबारा बता रहा हूं कि हर पार्टिकल अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल की मूवमेंट को फॉलो करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक्स का प्रीसीडिंग पार्टिकल, इसमें कौन सा प्रीसीडिंग पार्टिकल है एक्स का? एक्स का पिछला पार्टिकल कौन सा है, पी या क्यू? पी। पी बताइए ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। तो जनाब एक्स ने अभी ऊपर जाना है। ठीक है जी, एक्स ने अभी ऊपर जाना है। तो एक्स कुछ देर के बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, और आप कॉमन सेंस भी लगाओ बेटा, कि जब वेव इधर भाग रही है तो इसके हर पार्टिकल ने अभी पी है, तो ये बराबर वाले ने पार्टिकल ने ऊपर आना है। वेव में तो आप सोच सकते हैं ना कि क्या हो रहा होगा, वो एनिमेशन में दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ एक्स पी को फॉलो करेगा, ऊपर जाएगा। अच्छा, बताना वाई का प्रीसीडिंग पार्टिकल कौन सा है? क्यू। क्यू ऊपर है इससे या नीचे? ऊपर है, तो वाई कहाँ जाएगा बताइए? सर वाई भी ऊपर जाएगा। अच्छा, वाई भी ऊपर जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है। अब आप मुझे रूल बताइए ताकि आपको रूल जहन में रहे। मुझे रूल बताइए, मैंने क्या रूल पढ़ाया है, रूल बताइए। जी, ठीक है जनाब। फॉलो प्रीसीडिंग पार्टी।
एंड आई होप कि आप आइंदा गलती नहीं करेंगे आप, क्योंकि हम पहले ये टॉपिक करा चुके हैं आपको। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे ये बताइए कि ये है लॉन्गिट्यूजनल वेव। मैंने लॉन्गिट्यूजनल वेव अभी आपको पढ़ा ही नहीं है, तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी पूछूं कि लॉन्गिट्यूजनल वेव के बारे में बताएं, क्या जानती है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूजनल वेव? पैरेलल होती है। सही बात है सर, लॉन्गिट्यूजनल वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पैरेलल होती है। और जब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पैरेलल होती है तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमें नजर आती है साउंड वेव की। और फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक ट्यूनिंग फॉक बनाया है। ट्यूनिंग फॉक का ये आर्म है। ये आर्म लेफ्ट और राइट मूव करेगा। जब लेफ्ट राइट मूव करेगा तो जब राइट पर आएगा तो राइट पर आकर एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा। जब एयर के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाएंगे तो इट इज कॉल्ड कंप्रेशन। अच्छा, ये हर कंप्रेशंस के बिटवीन में देयर इज अ स्पेस एंड इट इज नोन एज रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन में लो डेंसिटी होती है, लो प्रेशर होता है। कंप्रेशन में हाई डेंसिटी होती है, हाई प्रेशर होता है। जब आर्म राइट हैंड पे भाग रहा था तो इसने कंप्रेशन बनाया। जब लेफ्ट साइड पे भाग रहा है तो लेफ्ट साइड के ऊपर कंप्रेशन बना देता है, राइट साइड पे रेयरफेक्शन बना देता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। और आपने सही कहा कि तमाम पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। वेव प्रोपेगेट कर रही है इस डायरेक्शन में। सर जब वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही होगी तो मीडियम के पार्टिकल उसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। अब आइए बड़ों वाली बात में। बात जनाब ये है कि जब हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव की अपनी शेप और इसके ग्राफ की शेप सेम होती है। क्या मतलब? ये बेटा रस्सी है, ठीक है ना? अब ये रस्सी है, इस रस्सी में ये वेव बन रही है, ठीक है जनाब? ये वेव है, इसका ग्राफ भी इसी शक्ल का होता है। तो ट्रांसवर्स वेव की पर्सनल शेप और ट्रांसवर्स वेव के ग्राफ की शेप एक जैसी होती है। और जब एक जैसी होती है तो इसे पढ़ाना समझाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ बनाइए लॉन्गिट्यूजनल वेव का, तो भाई लॉन्गिट्यूजनल वेव का ग्राफ ऐसा ही होता है जैसे ट्रांसवर्स वेव का है। आप देख लो जो नीचे उन्होंने सारे के सारे दिए हुए हैं, ये पॉसिबल ग्राफ है। और ये सबके सब ग्राफ किस चीज के? लॉन्गिट्यूजनल वेव के ग्राफ है। तो पहली बात हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ग्राफ लॉन्गिट्यूजनल वेव का भी उसी तरह का बनता है जैसा कि ट्रांसवर्स वेव का बनता है, ठीक है जी? लेकिन ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ पढ़ाना बड़ा आसान है कि भाई ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, वही सब कुछ ऐसा हो रहा होता है। लॉन्गिट्यूजनल वेव इतना आसान नहीं है, ठीक है जी? लॉन्गिट्यूजनल वेव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो लॉन्गिट्यूजनल वेव के लिए मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक आपको इतना अच्छा शायद मैं ना समझा पाऊँ अगर मैं आपको इसकी एनिमेशन ना दिखाऊं। तो पहले एक छोटी सी एनिमेशन देख लें, और जब आप एनिमेशन देख लेंगे तो मेरे लिए बात समझाना जरा आसान हो जाएगी। जरा देखिएगा इस एनिमेशन को। ये मैं आपको यूट्यूब की वीडियो भी दे दूंगा पूरी। असल में सिर्फ ये देखिए ये हो क्या रहा है, सिर्फ इसको देखिएगा। बल्कि मैं आपको और पार्टिकल, ये जरा इसको देखिए, सिर्फ वाइब्रेशन दिखाना चाह रहा हूँ। जरा इसको देखिएगा ये क्या हो रहा है। जो अभी टीचर बोल रहा है उसको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, जहां पार्टिकल करीब करीब है इट इज कंप्रेशन, जहां पार्टिकल दूर दूर है इट इज रेयरफेक्शन। कंप्रेशन टू कंप्रेशन इट इज वन वेवलेंथ, ठीक है जी? कंप्रेशन टू कंप्रेशन इट इज वन वेवलेंथ। लेकिन मुझे दिखाना है पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हुए। ये पार्टिकल की ऑसिलेशन दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको बस। ये पार्टिकल की वाइब्रेशन देखें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट वाइब्रेशन हो रही है। ये हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रही है, ये हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन हो रही है। बस ये देख लें, बस आखिरी है। जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत ही कम दिखा रहे हैं।
बस ठीक है, मतलब आपको ये बात समझ में आ गई, पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब मैं उसी चीज को यहाँ पे आपको आराम से सिखाना चाह रहा हूँ। सुने, ये एयर के पार्टिकल्स हैं और ये तमाम एयर के पार्टिकल्स इस वक्त रेस्ट में है, एज्यूम कर रहा हूँ रेस्ट में है। और आपको समझाने में आसानी के लिए मैं पहले ग्राफ बना लूं और ग्राफ के साथ ही मैं पॉइंट आपको बना के दिखाऊंगा। जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, इट इज द फोर्थ पार्टिकल, इट इज फिफ्थ पार्टिकल। और अभी इनके वही नाम लिखने जा रहा हूँ जो मैं नीचे ग्राफ में दिखाना चाह रहा हूँ। ये काफी मुश्किल टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर काफी मेहनत कर रहा हूँ। ये पार्टिकल ए है बेटा, और ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी, डी, ई, एफ, जी तक ले गया हूँ। सुने, अब हुआ बेटा ये कि मैंने यहाँ पे स्पीकर लाके रख दिया, स्पीकर से साउंड पैदा हो रही है, साउंड इधर जा रही है। जब साउंड इधर जा रही है तो जरा सुनिएगा सर, होता ये है कि ये वाला पार्टिकल बी राइट हैंड पे वाइब्रेट कर रहा है। तो गौर से सुनिएगा, जो पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है ग्राफ के अंदर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। बी पैरेलल टू और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ साउंड है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, जरा सी पर है, कह रहे सर ये सी भी रुका हुआ होता है, ए रुका हुआ है, सी रुका हुआ है, बी को मैंने राइट हैंड पे दिखाया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ये डी पर। सर डी ना इस तरफ वाइब्रेट कर रहा होगा। ये बताओ, ये जो डी पार्टिकल है ये वेव के अपोजिट डायरेक्शन में, और बताओ जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और जब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो जरा गौर से देखिएगा, सर ए अपनी जगह पे रुका हुआ है, सी अपनी जगह पे रुका हुआ है, सर बी इसके करीब आ गया वाइब्रेट करके, डी इसके करीब आ गया वाइब्रेट करके, तो ए अपनी जगह पर है, सी अपनी जगह पर है। सर बी करीब आ गया, डी करीब आ गया। बताओ जब बी और डी दोनों सी के करीब आ गए तो जनाब सी पर बन गया कंप्रेशन। पॉइंट सी पर बेटा क्या बन गया? कंप्रेशन बन गया। ठीक है जी, कंप्रेशन बन गया। अच्छा, अब जरा दोबारा सुनिएगा, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है। ठीक है ना, अब ये पॉइंट ई है। पॉइंट ई को अगेन मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट ई स्टेशनरी है, रुका हुआ है। ठीक है ना, पॉइंट ई रुका हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद एफ की बात कर रहा हूँ, एफ इसी के सर पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है एफ का। ठीक है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ये जो जी है सर, ये जी अपनी जगह पे रुका हुआ है, जी अपनी जगह पे रुका हुआ है। इसके बाद वाला भी अगर कोई पॉइंट होता ना तो वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसको मैंने नाम दे दिया एच का। एच का, एच अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और फिर देखिएगा, जी सर अपनी जगह पे रुका हुआ है, एफ भी इसके करीब आ गया और एच भी इसके करीब आ गया, करीब आ गया। सर अब तीनों करीब आ गए तो यहाँ पर दोबारा क्या बन गया? कंप्रेशन बन गया। इस पे दोबारा बेटा क्या बन गया? कंप्रेशन बन गया। अब मैं याद क्या कराना चाह रहा हूं तो गौर से सुनिएगा कि पहली बात तो ये कि कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस हमेशा ग्राफ में मीन पोजीशन पर होते हैं। ये जगह रेयरफेक्शन होगी क्योंकि यहाँ से सारे पार्टिकल दूर भाग चुके हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्टिकल जो है ये अकेला है। आप देखें इसके लेफ्ट पर भी कोई पार्टिकल करीब नहीं आ रहा, राइट पे भी कोई पार्टिकल करीब नहीं आ रहा। तो ई सेंटर पे अकेला है क्योंकि लेफ्ट और राइट पे कोई पार्टिकल इसके करीब नहीं आ रहा, तो यहां पर पार्टिकल्स की कमी है। सो इट इज रिफ्रैक्शन, सॉरी रेयरफेक्शन, इट इज रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन बेटा वो जगह होती है जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो बताइए, जो ई का नेबर था डी, सर वो लेफ्ट साइड पे दूर चला गया है। ई का राइट हैंड पे नेबर था एफ, वो राइट हैंड पे दूर चला गया है। तो ई पर पार्टिकल्स की कमी हो गई है, और जहां ई पे पार्टिकल्स की कमी हो गई, दिस प्लेस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो खैर बहुत डेप्थ में मैंने बोल दिया, अब सिर्फ बच्चे को याद कराने वाली बात करूं तो गौर से सुनना। सर जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनाते हैं तो याद रखना, वो पार्टिकल्स जो वेव की ही डायरेक्शन में होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। इसकी वजह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। सर तमाम कंप्रेशन रेयरफेक्शन का सेंटर मीन पोजीशन पर आ रहा होता है। और हमेशा याद रखिएगा, कंप्रेशन के बाद
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है, कंप्रेशन के बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जब कभी आपसे पूछे बताइए कंप्रेशन कहाँ है, तो कंप्रेशन के लिए हमेशा देखना मीन पोजीशन पर उसके बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। कंप्रेशन मीन पोजीशन पर होगा और कंप्रेशन के बाद क्या आ रहा होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। रियर फ्रैक्शन सेंटर पर होगा और उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। तो ये बात आपने याद करनी है, वीडियो भी बना के दे रहा हूँ। और अब इससे आपका इस क्वेश्चन में भी जरा आंसर क्वेश्चन पढ़े ना, क्या लिखा है, लिखा है बताइए कौन सा ग्राफ है जिसमें कंप्रेशन कंप्रेशन ढूंढना है, ठीक है ना। कंप्रेशन सी सही जगह पर उसने मार्क किया हुआ, तो जरा बताइए क्या ये जगह कंप्रेशन हो सकती है, आंसर है नो। सर हमने तो याद किया है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन सारे के सारे मीन पोजीशन पर होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन सारे के सारे मीन पोजीशन पर होते हैं। तो ये तो बहुत ही दूर है, ठीक है ना, अभी तो बहुत ही दूर है। अच्छा, ये भी सर बहुत दूर है क्योंकि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमेशा मीन पोजीशन पर होते हैं, ये भी बहुत दूर है। अब रह गए खाली दो आंसर, बी और डी। बी और डी में से मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए कंप्रेशन कहाँ पर है बी और डी में, कौन से में सी और आर उसने सही मार्क किया हुआ है। आपने बी बोला है या डी बोला बेटा, दोनों में कंफ्यूजन होती है। इसका बी ये सही आंसर है, क्योंकि अभी मैंने सिखाया कंप्रेशन के बाद हमेशा क्या आएगा बताओ, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जी, कंप्रेशन के बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आता है और रेयरफेक्शन के बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये बात अगर आपने समझ ली तो बड़ी बात है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ग्राफ में सिर्फ यही सवाल आता है कि वो ग्राफ देके पूछेगा बताइए इसमें कंप्रेशन का है रेयरफेक्शन का है। तो आई होप कि आप याद रखेंगे, और अगर चाहे तो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख भी देता हूँ, खैर इसका आंसर बी हो गया। और आंसर ये है, बल्कि ये सेंटेंस ये ताकि आप याद रख सकें कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन always lie along mean position, ग्राफ में मीन पोजीशन पर होंगे, ठीक है ना। और नंबर टू, आफ्टर कंप्रेशन देयर विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हमेशा कंप्रेशन के आखिर में मिलेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, हमेशा कंप्रेशन के आखिर में मिलेगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या चीज होती है। इसके बाद एक और हेडिंग है जो मुझे फिर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको नहीं आती होगी, इसका नाम है सी आर ओ। समझते हैं सी आर ओ क्या चीज होती है? सी आर ओ नहीं पता आपको क्या चीज होती है? अच्छा चलें जी, सी आर ओ और अनसर्टेनिटी ये दो टॉपिक हैं जो हमें पता चला है कि आपको नहीं आते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है क्लास में, तो हम थोड़ा सा सी आर ओ पढ़ा देते हैं आपको प्रॉपरली। हेडिंग दीजिएगा बेटा, सी आर ओ प्रॉपरली पढ़ाने जा रहा हूँ। सी आर ओ का पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, लेकिन आप खाली ऑसिलोस्कोप कह लें तो भी काफी है, ठीक है जी। लेकिन इसका फेमस नाम है सी आर ओ। सर सी आर ओ है क्या? सर सी आर ओ के तीन काम है। नंबर वन, सर कभी भी हम साउंड स्टडी कर रहे हो तो बेटा हादिया हमें साउंड नजर नहीं आती, लेकिन हम साउंड की वेव को सीआरओ की स्क्रीन पर ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हैं। कैसे? तो खुदा न खास्ता किसी को दिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले उसका करते हैं ईसीजी। अब ईसीजी अगर तुमने नाम सुना हुआ है तो मुझे बात समझाने में आसानी होगी, वरना प्रॉब्लम होगी। ईसीजी का नाम सुना हुआ है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके दिल के करीब माइक्रोफोन्स लगा देते हैं। वो माइक्रोफोन्स क्या करते हैं, जो हमारे दिल की धड़कन की आवाज होती है उसे डिटेक्ट करते हैं, और उसे डिटेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर कुछ अजीब व गरीब सा, जो हमें तो नहीं समझ में आता होगा, पैटर्न बना रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो पैटर्न बन रहा होता है, इसी पैटर्न को डॉक्टर देखकर डायग्नोस कर लेता है कि जो दिल का रिदम है वो नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, ठीक है ना।
तो अगर रिदम नॉर्मल आ रहा है तो ठीक है, अगर एब नॉर्मल आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसको जो ट्रीटमेंट देनी होगी वो दे लेंगे। तो हम दिल की आवाज को सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसको आम जुबान में कहना बड़ा अजीब सा लगेगा कि सीआरओ जो है वो हमारी दिल की आवाज सुन लेता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हो तो क्रिकेट मैचेस में भी जब बॉल बैट के करीब से गुजरती है और बॉलर बोलता है कि ये आउट है या नहीं आउट है। क्रिकेट मैच देखती हैं बेटा आप या बिल्कुल नहीं समझती क्रिकेट मैच? देखती है ना, तो उसके अंदर ये बात समझ में आती है कि वो बॉलर बोलता है जनाब आउट है, तो फिर वो थर्ड अंपायर चेक करता है कि अगर बॉल बैट को टच करती हुई जा रही होगी तो हम लोग टीवी स्क्रीन पे देखते हैं कि लाइन सीधी होती है, और अगर बॉल ने टच कर दी तो जो साउंड पैदा होती है, साउंड से एक इस तरह की उसके ऊपर एक हमें ट्रेस नजर आ जाता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ, सीआरओ साउंड को डिटेक्ट करता है, और साउंड को डिटेक्ट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है, साउंड को भी। इसके अलावा मैं लिख दूं टू डिस्प्ले साउंड वेव, साउंड वेव डिस्प्ले करना हो, साउंड की स्टडी करना हो, सीआरओ का नाम आता है। इसी तरह जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो बताइए करंट हमें नजर तो नहीं आता, तो करंट का ग्राफ भी सीआरओ दिखा देता है। तो ए टू की फिजिक्स में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखना चाह रहे होते हैं, करंट को देखना चाह रहे होते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है जनाब, उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देता है, और फिर उसके ऊपर हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो करंट का ग्राफ डिस्प्ले करना हो, साउंड का ग्राफ डिस्प्ले करना हो, तो सीआरओ यूज करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, सर सीआरओ का काम है कि हम बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल कभी भी मेजर करना हो, टाइम इंटरवल मेजर करना हो, तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ये मेजर कर सकता है। माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड बहुत छोटा टाइम होता है, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में टाइम मेजर कर सकते हैं। आखिरी बात, सर सीआरओ का काम है वोल्टेज मेजर करना, ठीक है जनाब। तो ये वोल्ट मीटर का भी काम करता है, और टाइम यानी स्टॉप वॉच का काम भी करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तीन इसके काम हो गए। अब सर काम पर आए, जो सवाल क्या है, क्वेश्चन में आ जाए जरा, क्वेश्चन में मैं लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, इन्होंने क्या करा है, साउंड की वेव को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है जी। कह रहे हैं साउंड की वेव का, ये की वेव फॉर्म को हमने डिस्प्ले किया हुआ है, बताइए साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या निकालनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सर अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी बताइए इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता है। तो आप बोलेंगे सर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा करें सर, टाइम कैलकुलेट करा लें, टाइम आएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं बच्चों को एक फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, वो जरा फॉर्मूला कॉपी कीजिएगा। फॉर्मूला होता है, टाइम कभी भी कैलकुलेट करना हो तो लिखिएगा टी बी इंटू एल ओ सी, मतलब बता रहे हैं, टी बी का मतलब होता है टाइम बेस सेलेक्टर, सेलेक्टर को छोड़े बस टाइम बेस कहने, टीबी का मतलब है टाइम बेस, टाइम बेस सेटिंग, टाइम बेस सेटिंग। और एलओसी का मतलब है लेंथ ऑफ वन साइकिल, लेंथ ऑफ वन साइकिल, ठीक है जी। पहले बेटा ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, फिर मैं आपको ऊपर सवाल में ले जाता हूँ। अच्छा जी सर, ये टीबी टाइम बेस होता है क्या, मैं भी पूरी बात समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन बेटा ये है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मैंने अभी आपको बताया सर पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम बेस इनटू लेंथ ऑफ वन साइकिल, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन में पढ़े, लिखा हुआ है जी टाइम बेस इतना है, टाइम बेस कितना है कि सर एक डिवीजन स्क्रीन पर 25 मिली सेकेंड को शो कर रहा है, एक डिवीजन 25 मिली सेकेंड को शो कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा टाइम बेस। इसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ ऑफ वन साइकिल से, तो जरा देख के बताओ इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ से साइकिल शुरू कराऊं और साइकिल यहाँ खत्म करा दूं तो कितने डिवीजन एक्स एक्सेस के ऊपर आ रहे हैं। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए सर, डिवीजन से डिवीजन कैंसिल हो जाना है, तो ये आ गया मेरे पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया 25 5 जा
125 माइक्रोसेकंड। ये आ गया टाइम पीरियड। ठीक है जी, हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, टाइम है 125 माइक्रोसेकंड। और ऑब्वियसली अब मैंने इस नंबर को यहाँ लिख के सॉल्व कर लूंगा तो मुझे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैंने लिखा 1/125 एक्सपोनेंट -6। तो ये रिजल्ट आ रहा है 8000, एंड 8000 इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की बेटा यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है जी, तो ये बेटा मैंने आपको टाइम बेस से टाइम कैलकुलेट करना सिखा दिया। ठीक है, लेकिन मेरे अपने ख्याल में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना चाहिए, और प्रैक्टिस करने में मैंने बताया था ना, इसके अंदर दो चीजें कैलकुलेट कराते हैं, या तो टाइम कैलकुलेट कराते हैं या वोल्टेज कैलकुलेट कराते हैं। तो ये मैं आपको एडेक्सल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर लेकर आ गया हूँ। और ये जो है कैम्ब्रिज बोर्ड की ए लेवल की फिजिक्स की शीट है, और ये भी कल मैंने किसी बच्चे को पढ़ाई है। इसके अंदर क्या हो रहा है तो जरा इसको भी देखें। लिखा हुआ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ठीक है जी, और इसके अंदर जरा देखिएगा टाइम बेस सेटिंग कितनी है। सर ये टाइम बेस सेटिंग है, और ये आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस अभी करानी है, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं सवाल आपसे करवाऊंगा। आप भी जरा पेन कॉपी पकड़े, रिकॉर्डिंग बेटा बंद कर रहा हूँ।